खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। परिचय करवा दूं, हमारे साथ सोहित शर्मा प्रवक्ता पीडीपी, राकेश शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद है, सर्वेश पाठक राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, राहुल लाल भी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए और सबसे पहले सर्वेश जी आप ही के पास आते हुए, 10 साल के बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जाहिर है किसको लेकर के जम्मू कश्मीर ने कई दौर देखे हैं, इस पूरे 10 बरस में बहुत कुछ बदला है, लेकिन आज के दिन जब वोटर्स अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, सबसे पहले आपका इस पर टेक क्या रहेगा? देखिए, ये जो जमहूरियत का जश्न देखा जा रहा है, इसलिए देखा जा रहा है कि आप देखेंगे लोकसभा चुनाव में भी जो वोटिंग प्रतिशत था उसने रिकॉर्ड तोड़े हैं। तो वहाँ के लोग जो पहले चुनाव का बहिष्कार, वो जो अलगाववाद का सहारा लेते थे, अब उनको वो चीज़ समझ में आ गया है। इन जो जब से 2019 के बाद जो आर्टिकल 370 और 35 से जम्मू कश्मीर से निरस्त हो गया उसका प्रभाव, तब से जो डेवलपमेंट का हुआ है, न तो वहाँ पे वो उस तरीके के कर्फ्यू लगते थे लग रहे हैं, ना ही स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं। तो जो आम जनता है, देखिए जितने भी नेता और बड़े बड़े लोग थे, उनके बच्चे तो भारतवर्ष के दूसरे राज्य या विदेश में जाके पढ़ाई कर लेते थे, लेकिन जो आम जनमानस था वही गरीब कश्मीरी था या जम्मू के तो खैर प्रभावित उतना नहीं था। तो वो जो गरीब कश्मीरी थे उनको सबसे बड़ी समस्या झेलना पड़ता था। अगर वो कोई दुकान चला रहे हैं, उनका कोई व्यवसाय है, फ्रूट्स का व्यवसाय है या ड्राई फ्रूट्स का व्यवसाय है, अगर कर्फ्यू लगी है तो वो भी बाधित होता था। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आया है कि ये जो जमहूरियत है, हमें इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा और अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद का जो है साथ देके उन्होंने बहुत दिन तक देख लिया, उससे कुछ हासिल नहीं हुआ है, उल्टा नुकसान ही हो रहा है। और यही कारण है क्योंकि आप देखिए ना, बीजेपी के जितने भी दिग्गज जाते हैं, अमित शाह से लेकर के तमाम बड़े चेहरे, उन्होंने मन से इस बात का जिक्र किया है कि वो दौर जो जम्मू कश्मीर ने देखा है, और खुद अमित शाह ने इस बात का जिक्र किया कि आप अगर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो आतंकवाद के खिलाफ कीजिए, बेरोजगारी के खिलाफ कीजिए। लेकिन राहुल लाल जी, चुनावी दौर में स्टेटहुड का मुद्दा भी विपक्ष ने बहुत जोरों से उठाया। आपको क्या लगता है जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कितना बड़ा मुद्दा है और कितना इम्पैक्ट आम जनता पर पड़ सकता है इस मुद्दे का? नहीं, स्टेटहुड का मामला काफ़ी बड़ा मामला है, क्योंकि देखिए एक पूर्ण राज्य जो कि पूर्ण राज्य के रूप में काम कर रहा था, उससे देखिए उसको जब अचानक से आप केंद्र शासित प्रदेश बना देते हैं और वो भी 2 हिस्से में तोड़ के बनाया जाता है, लोगों की भावनाएं जरूर बिल्कुल आहत होती है। तो ये अब प्रधानमंत्री ने कहा था सदन के भीतर जब 370 हटाया जा रहा था, गृह मंत्री जी का भी बयान था कि समुचित परिस्थितियां आएंगी तो फिर पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल किया जाएगा। तो अभी भी सबसे बड़ा यक्ष सवाल तो यह है कि 370 हटे हुए 5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तो फिर वो समुचित परिस्थितियां कब आएंगी? भाई परिसीमन भी हो ही चुका है, 10 वर्षों बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में अब तक अगर पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं बना है, तो ये एक ऐसा मामला है जो भावनात्मक तौर पे सबों को जोड़ा, और मुझे लग रहा है इस चुनाव में पूर्ण राज्य का मामला काफी बड़ा मामला है। अगर आप दूसरे बेरोजगारी वगैरह के मामले देखिए, ग्राउंड में जैसे हम लोग जाते हैं तो लोग बेरोजगारी को मामले को बहुत गंभीरता के साथ उठाते हैं। बीजेपी के प्रतिनिधि तमाम लोग जरूर आंकड़े देते हैं कि इतने हजार लोगों को हम लोग नौकरियां दे दी, लेकिन ग्राउंड पे सिचुएशंस बिल्कुल दूसरे किस्म के हम लोगों को दिख रहे हैं। तो कहीं न कहीं बेरोजगारी के मामले को लेकर भी अभी जो हम लोग देख रहे हैं ना कि वोट जो लोग डालने के लिए जा रहे हैं, उनके डालने के प्राथमिकता में क्या क्या मामला है। एक तो सुरक्षा का मामला है कि वो सुरक्षा की स्थितियां बने, जो दूसरी स्थिति पूर्ण राज्य का मामला है, बेरोजगारी जैसे मामले हैं। इन सब चीजों को स्थिरता की स्थिति चाहते हैं, क्योंकि आप सोचिए 2018 के बाद से कोई सरकार नहीं है वहां पे। तो ये मसला जो है वो तो लोकसभा के चुनाव में भी होगा, उसमें भी आप देखिए ना, जम्मू में बीजेपी लड़ी थी तो बीजेपी जीती जम्मू में। नहीं तो जम्मू में बीजेपी जीती, तो फिर घाटी में तो बीजेपी लड़ी भी नहीं ना, देखना पड़ेगा ना। हम लोगों के घाटी में उन्होंने कैंडिडेट ही नहीं उतारे, और अभी भी अगर 47 सीटें कश्मीर में है तो कितने सीटों पे बीजेपी लड़ रही है? अभी भी सारे सीटों पे बीजेपी नहीं लड़ रही है। ठीक, इसका जवाब एक बार रत्नाकर जी से ले लेते हैं। रत्नाकर जी, वो कह रहे हैं कि आप सभी सीटों पर लड़ क्यों नहीं रहे? 47 सीटें घाटे की, आप मेरा ख्याल है सिर्फ 19 सीटों पर बीजेपी ने कैंडिडेट उतारा है, इसकी क्या वजह? और दूसरी बड़ी बात यह कि अगर स्टेटहुड का मुद्दा है तो क्या ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, जहां पे पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मामला है, मैं आपको बता दूं कि सदन में भी गृह मंत्री जी ने कहा था कि सही समय में आने पे यूनियन टेरिटरी से स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और चुनाव कराया जाएगा। आप देख रहे हैं कि किस तरह से वहां पे चुनाव की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, और स्टेट जो है, बस एक मिनट आपको रत्नाकर जी रोक रही हूँ। एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हुए, जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव हो रहे, 24 विधानसभा की सीटें जिस पर आम जनता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। रत्नाकर जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, आप कंप्लीट करें। जी, मैं वही बोल रहा था कि 370
हटाने के बाद जो है गृह मंत्री जी ने सदन में कहा था कि हम सही समय आने पर वहां पे भी यूनियन टेरिटरी से दर्जा हटा करके राज्य का दर्जा देंगे और वहां पे चुनाव भी कराएंगे। तो निश्चित रूप से यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है और पूर्ण राज्य भी हम करेंगे, ऐसा नहीं है, पूर्ण राज्य का भी दर्जा करेंगे, लेकिन वो सही समय आने पे करते जा रहे हैं। हमारा अभी प्राइमरी फोकस ये है कि वहां पे किस तरह से लोकतंत्र को मजबूत किया जाए और विकास की एक गाथा लिखी जाए जम्मू कश्मीर की। जबकि देखा आपने कि पिछले 5 सालों के दौरान, जो 2019 के बाद 4 से 5 सालों के दौरान किस तरह से हमने वहां पे विकास की गाथा लिखी है और जीडीपी आज जो है दोगुनी हो गई है और वहां पे लोगों को रोजगार जो देने का काम किया जा रहा है, 40,000 से 42,000 युवाओं को रोजगार देने का काम किया गया है। आज वहां पे जमहूरियत बहाल इस कदर हो चुकी है कि सिनेमा हॉलों में लोग लेकिन जाते आपने हैं। दूसरे और प्रश्न का रत्नाकर जी जवाब नहीं दिया, फिर घाटी की कितनी सीटों पर आप लोग लड़ रहे हैं? देखिए ये पार्टी का निर्णय है। घाटी की अन्य जम्मू में जहां तक है हम सभी सीटों पे लड़ाई लड़ रहे हैं। कश्मीर की बातें, घाटी की सीटों की बातें हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी एक रणनीति के हिस्सा के तहत जो है कुछ इंडिपेंडेंट। ठीक, इसका जवाब मैं ठीक इसका जवाब मैं सोहित शर्मा जी से लेना चाहूंगी। सोहित जी, वो कह रहे हैं कि एक दिन की बात नहीं, हम धीरे धीरे सब कुछ करेंगे ना। क्यों लग रहा है विपक्ष को और पीडीपी को, क्यों लग रहा है कि ऐसा नहीं होगा स्टेटहुड को लेकर के? और दूसरा सवाल ये कि तो पार्टी की अगली रणनीति होती है, अपना अपना कदम होता है। अगर उन्होंने कम कैंडिडेट्स को उतारा है घाटी में तो इससे दिक्कत क्या है? देखो, बात ऐसी है, सबसे बड़ी बर्बादी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर में की है। इतने बड़ी स्टेट को इन्होंने यूटी में तब्दील कर दिया, जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया। इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात हो सकती है? इतना बड़ा अभिशाप इन्होंने हमें जम्मू कश्मीर की जनता को दे दिया। जम्मू कश्मीर की जनता को भिखारी बना के रख दिया इन लोगों ने। क्या किया जाए? और सबसे बड़ी बात ये कहते हैं जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है। बस एक मिनट आपको रोक रही हूँ, लेकिन एक बार फिर से जम्मू कश्मीर की बात, जहां पर विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ लगातार मौजूद। सुभ्रांश राय, प्रवक्ता कांग्रेस भी हमारे साथ जुड़ गए। सुभ्रांश जी, मैं आ रही हूँ आपके पास, लेकिन सोहित शर्मा जी जल्दी से 30 सेकंड में अपनी बात आप कंप्लीट कीजिए, फिर मैं सुभ्रांश जी आपके पास आऊंगी। मैं बस यही कहना चाहता हूं कि इतनी बड़ी स्टेट को भारतीय जनता पार्टी यूटी में तब्दील कर दिया, जम्मू को अलग कर दिया, लद्दाख को अलग कर दिया। अगर इतने ही इन्होंने डेवलपमेंट की होती 5 अगस्त 2019 के बाद से, तो 5 की 5 सीटों पे ये इलेक्शन लड़ते। लेकिन 5 में से इन्होंने 2 सीटों पे इलेक्शन लड़ी और 3 सीटों पे इन्होंने सपोर्ट दी। लेकिन जिनको सपोर्ट दी उनकी जमानतें जब्त हो गई। सो कहने का मतलब ये है, एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में करती आ रही है। पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से इन्होंने ब्लैक लिस्ट कंपनी एपटेक को जम्मू कश्मीर में लाया और जिस तरह से स्कैम जम्मू कश्मीर में किए, ऐसा स्कैम जम्मू कश्मीर में हुआ, फाका स्कैम जम्मू कश्मीर में हुआ, वही भ्रष्टाचार नौजवानों के साथ धोखे होते रहे हैं। कहने का मतलब ये है, 5 अगस्त 2019 के बाद से 10 साल में जम्मू कश्मीर का बेड़ा गर्क हुआ है। रत्नाकर जी जल्दी से काउंटर कर लीजिए, बस 10 सेकंड, एक मिनट। जो भाई साहब रत्नाकर जी जल्दी से थैंक्स करता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट का थैंक्स करता हूँ। ठीक, जवाब तो सुन लीजिए सोहित जी। रत्नाकर जी जल्दी से। भारतीय जनता पार्टी पे होता है, वो जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कभी नहीं करवाते। सोहित जी, चुनाव हो रहा है ना, 1 मिनट जल्दी से रत्नाकर जी। देखिए, अभी जो ये भाई साहब जो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि जन्नत को हमने जहन्नुम में तब्दील कर दिया है, तो कहीं न कहीं अगर आप पिछले आंकड़े उठा कर देखेंगे और इतिहास उठा कर देखेंगे तो समझ में आएगा कि खूबसूरत जन्नत को जहन्नुम में तब्दील करने वाले तो ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं। आज देख लीजिए, वहां पे पहले 370 हटने से पहले वहां पे शाम होते ही अघोषित कर्फ्यू लगा दिया जाता था। वहां पे पत्थरबाजी की घटनाओं में आए दिन लोग मारे जाते थे। और पूर्व गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि हमें जो है वहां पे लाल चौक पे जाकर तिरंगा फहराने में और वहां पे